नमस्कार दोस्तों। कुछ पंक्तियां हैं, उनके साथ मैं अपनी चर्चा शुरू करूंगा। हम डूब रहे थे ये अलग बात है, लेकिन किस रौ में थे दरिया के भंवर देख तो लेते। अशोक रावत जी की ये पंक्तियां हैं। अशोक रावत जी के लिए जैसे मैं बताता हूं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित होता हूं। वो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और आगरा में रहते हैं, बड़े अच्छे कवि हैं, शायरी करते हैं, लेखक हैं। तो उनसे बहुत सारी चीजें मुझे चर्चा में मिलती हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। चलिए हम चर्चा करते हैं कि किस बात पर हम बहस करें। एक समस्या को समझिए। भारत सरकार ने, या सीधे कहें 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे एक फैसला लेते हैं। अचानक नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री प्रकट होते हैं तमाम टीवी स्क्रीन पर, और वहां वो बोलते हैं कि आज से रात 12 बजे से 1000 का नोट, 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। साहब लीगल है एकदम से 1000 और 500। भारत की यदि हम आरबीआई की रिपोर्ट मानेंगे तो उसके मुताबिक 15 लाख करोड़ रुपए की ये जो है रकम थी। तो आप सोचिए 15 लाख करोड़ की रकम एकदम से जीरो हो गई, कागज का टुकड़ा बन गया। उसके प्ली में उन्होंने जवाब क्या दिया? ये काले धन पर स्ट्राइक। अब काले धन पर स्ट्राइक थी, दुनिया भाई खुश। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में काला धन नहीं आता, बोलते हैं कि आतंकवाद पर स्ट्राइक। आतंकवाद भी नहीं खत्म होता है। आतंकवाद की स्थिति आज ये हो गई। और आरबीआई की ताजा रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर 53% नोट जो है नकली नोट हो गए। 53%। मतलब जितना है वो स्थिति इतनी भयावह हो गई। तो नकली नोट इतने चलन में आ गए, जिनको आपने 2000 के नोट बदलने की बात कही थी, तो 2000 में बदला और 2000 के नकली नोट आ गए। और दूसरी चीज सुनिए, आपने कहा था कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद 2019 आने के बाद आपने किया कि हाँ अनुच्छेद 370 खत्म करेंगे, एक देश एक विधान। और स्थिति क्या हुई? वो भी बर्बादी में। 2 साल तो वहां के उस कश्मीर की जनता कैद में रही, उसके ऊपर तमाम पाबंदियां रही। और जब थोड़ी बहुत पाबंदियां हटी हैं तो स्थिति यह है कि आतंकवादी रोज किसी न किसी हिंदू को या कश्मीरी पंडित को मार दे रहे हैं, या सिख को मार दे रहे हैं, या किसी दूसरे को मार दे रहे हैं। और जितने हिंदू मारे जा रहे हैं या सिख मारे जा रहे हैं या कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों की हत्याएं की जा रही। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कट्टरपंथी किस तरीके से हावी हो गए, किस तरीके से आतंकवाद हावी हो गया, किस तरह की स्थिति है कि देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे। तो दंगों का यदि आपका ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा देखेंगे तो जो दंगे थे वो पिछले सालों के मुकाबले कई % बढ़ गए। अब आप समझिए, दंगे भारत में बढ़ गए, आतंकवाद भारत में बढ़ गया, गरीबी, बेरोजगारी और दूसरे संकट खड़े हैं। तो फिर आखिर हुआ क्या है? आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं। अब क्या स्थिति है कश्मीर में? अब कश्मीरी पंडित ही नहीं, राजपूतों पर भी हमले होने लगे। और ये ऐसी स्थिति है जो पीढ़ियों से जो गांव में रहते थे वो राजपूत आज मारे जा रहे हैं, वो भी महफूज नहीं है और वो दहशत में जी रहे हैं। और आपको एक चीज जाननी चाहिए कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर कहर ढाया गया था, और जब 19 जनवरी 1990 वो काला दिन भारत के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी जनता दल सरकार सत्ता में आई और भारतीय जनता पार्टी का नेता जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना, और उसके बाद क्या होता है? 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों पर ऐसा अत्याचार होता है कि उन्हें
वहां से छोड़कर भागना पड़ता है और वहां से पलायन करने की स्थिति होती है। गवर्नर बसों में भर भर के उन्हें कश्मीर से बाहर फेंक देता है और वो खाना बदोश लाखों कश्मीरी पंडित घूम रहे होते हैं, उनका कोई पुरसहाल नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समर्थन से बनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर उन्हें बचा नहीं पाता। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी संसद भवन का घेराव करते हैं, पीएमओ पर धरने पर बैठते हैं, तमाम सब कुछ करते हैं, तब कहीं सेना भेजी जाती है और वो भी इतने दिनों बाद कि तब तक कश्मीरी पंडितों पर सारे अत्याचार हो चुके होते हैं, उनकी बेटियों से बलात्कार हो चुके होते हैं, उनकी महिलाओं माताओं से बलात्कार हो चुके होते हैं और तमाम सारे लोग मार दिए जाते हैं। इन हालात को जब आप देखेंगे तो कहेंगे आखिर हो क्या रहा। लेकिन वो स्थिति, लेकिन इतने बीभत्स स्थिति में भी उन कट्टरपंथियों ने, जो राजपूत थे, उनके ऊपर एक भी हमला नहीं किया था और तब से लेके अब तक कोई हमला नहीं होता था। लेकिन अब राजपूत भी सुरक्षित नहीं रह गए और जब से नरेंद्र मोदी के प्रिय लोगों ने कश्मीर फाइल फिल्म बनवाई है, तब से घाटी में 2 दर्जन से अधिक हिंदू मारे जा चुके हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा चुके हैं। और इसके बाद जब से पृथ्वीराज चौहान 3 दिन से फिल्म आई है, 4 दिन से, तब से राजपूतों पर भी हमला शुरू हो गया। आप समझिए, इन फिल्मों ने उनके दर्द को कम करने की बजाय दर्द को बढ़ा दिया है। इन फिल्मकारों ने तो उनके दर्द बेच करके हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया कमा लिया, लेकिन वो मर रहे हैं। तो ये स्थिति है कि अब राजपूतों की स्थिति यह है कि अब उनके लिए 2022 डरावना ज्यादा हो गया है 2020 की अपेक्षा। दक्षिण कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियों में बसा काकर गांव है, वहां आतंकियों की फैक्ट्री के नाम से कुख्यात कुलगांव जिले का यह गांव है और वहां पर आतंकवाद सदैव अछूता रहा। जब घाटी खून खराबे से जूझ रही थी, रातों रात हजारों लाखों कश्मीरी पंडित बेघर हो रहे थे और उस समय भी इन गांवों में बिल्कुल सुकून से रह रहे थे और उन राजपूतों को कोई कुछ नहीं बोल रहा। और स्थिति यह है कि वहां के मुसलमान और राजपूत बिल्कुल प्रेम के साथ रह रहे थे। तो यह समझना हो, इस गांव में हिंदू जब मारे जाने लगे तो ये पंडित नहीं, ये राजपूत। और अब 13 अप्रैल को आतंकियों ने सतीश सिंह की हत्या कर दी इसी गांव के। उनकी बहन मीना सिंह जमवाल जो है वो भी बताती हैं कि किस तरीके से घर में शोक का माहौल हो गया है। और आप जानिए, जमवाल का परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है और वो आज आतंकियों के निशाने पर है, उनकी बंदूक के निशाने पर है। तो ये सतीश सिंह के मारे जाने के उसके बाद से सभी जो हिंदू है, राजपूत है, वो सब स्तब्ध है। और 90 के दशक में वो बताते हैं कि जो जिसके 32 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमारे गांव में आतंकी कभी नहीं घुसे और उन्होंने कभी भी हमें परेशान नहीं किया। लेकिन आज क्या स्थिति है। तो ये जमवाल राजपूत है और इनका जो है कि अंतिम जो शासक थे राजा हरि सिंह, उनके ये वंशज माने जाते हैं और माना जाता है कि इस कारण से उनको, जो जमवाल फैमिलीज हैं, उनको ये कुछ नहीं कहते। तो ये है। अब आप समझिए, आज वहां पर भी खतरे की घंटी बज रही है, खतरे में है। पंडितों के ऊपर जिस तरह कहर बरपा जा रहा है वो दर्दनाक स्थिति है। और आप समझिए कि लगातार कश्मीरी पंडितों का पिछले 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन न सरकार के कान में जू रेंग रही है, न प्रशासन। उनके प्रदर्शन को दबाया जा रहा है, मीडिया दिखा नहीं रहा है और सारी चीजें, इसके बावजूद वो टिक नहीं रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों के बाद अब राजपूत भी आतंकियों के निशाने पर आ गए हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि वो लोग कहते हैं कि हम जमीनें हैं हमारे पास, हम उनमें काम करें, कि हम आतंक से बचने के लिए छिपते घूमें, कि हम क्या करें, क्या हम भूखों मरे,
या हम कहीं जा करके शहर छोड़ करके कहीं कुछ और करें। सतीश ने इसी चक्कर में ट्रक ड्राइवर का काम कर लिया था। उसकी 2 बेटियां हैं, पत्नी है, मां है। तो आप ये समझिए कि वो स्थिति है कि अब कैसे कटेगा, कैसे बनेगा। सारी चीजों को लेकर संकट खड़ा हुआ है, डरे हुए हैं। ना सिर्फ वो बल्कि पूरे परिवार डरे हुए हैं। हिंदुओं की स्थिति यह है कि आज वहां पर डर के माहौल में जी रहे हैं कश्मीर में। जब ये हालत हो तो भारत सरकार जो है दावे करती है, तमाम सारे दावे करती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने तमाम सारे वायदे किए, दावे किए, अमित शाह ने किए, लेकिन सुरक्षा का एहसास नहीं करा पा रहे। जिन मुसलमानों के साथ वो प्यार से रहते आए थे उनके बीच खाई पैदा करने की कोशिश की गई और उस खाई का नतीजा ये हुआ कि कोई सुनने वाला नहीं। और सरकार के नुमाइंदे आते हैं और वो समझाते हैं कि नहीं आप यहीं रहिए और ये करिए, हमें सरकार को रिपोर्ट देनी है कि सब सही से रह रहे हैं। लेकिन अपनी जान जोखिम में और हथेली पर लेकर के रहने वाले बताइए क्या जवाब देंगे। भारत सरकार का डिफेंस का सबसे बड़ा खर्चा कश्मीर पर है और कश्मीर पर इतना खर्च के बावजूद स्थिति क्या है, कुछ नहीं है, न सुधर रही है। इसके अलावा अर्धसैनिक बल और दूसरे तमाम बल वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन किसी का कोई भला नहीं हो पा रहा है। तो पैसा सब वहां जा रहा है, आमदनी है नहीं उस ढंग से। अब आप समझिए, कश्मीरी पंडित ही नहीं, जो अब आप चलिए हम तो उनका तो ये कहना है चलो हम तो इसके उनके ही हैं, लेकिन क्या केवल कश्मीरी पंडित ही उनके हैं, राजपूत नहीं। कपूर खान इस गांव के बुजुर्गों में सम्मानित दर्जा रखते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम मानते हैं कि जितना हिंदू राजपूत है और ये सारे हैं, ये सब हमारे अपने हैं और हम इनके साथ रहते हैं, इनके साथ हमने रिश्ते निभाए हैं और आज हमारे लिए कोई सोचने का नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब राजपूतों की ये दर्द है, उनका भी है। किस तरह से मई में रजनी वाला जो टीचर थी उनकी हत्या हो गई और पुलिस ने उन्हें कश्मीरी पंडित बताया। ट्विटर हैंडल से लेकर के तमाम कश्मीरी पंडित लिखा गया, जबकि वो राजपूत थी। तो राजपूतों पर इस तरह से राजपूतों पर भी हमले होने लगे हैं जो पहले नहीं होते थे। इसके बाद में प्रशासन के पास अपनी मांग को लेकर के जाते हैं तो राजपूतों की कोई बात सुनता नहीं, कश्मीरी पंडितों की तो फिर भी सुन लेता है। तो इसको लेकर भी उनके मन में एक टीस है कि हम कहां जाएं। सरकार का कहना है कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, राजपूत भी रहते हैं, सरकार से उनका कहना है, लेकिन सरकार सुनने को नहीं तैयार। एक 8x8 के कमरे में 9 से 10 लोग बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान, और वहीं पर अपने आप को दयनीय हालत में पाते हैं कि किस तरीके से हम छिपे रहें। ठीक ठाक कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो इस तरह की स्थितियों में परिवार आर्थिक तंगी का भी शिकार हो रहे हैं, सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत से हैं और उनके पास भी कुछ नहीं है कि जिसे वो कर सके। इसके बाद में यदि आप देखें कि उनके जो बच्चे हैं, दूसरे हैं, उनके लिए भी कोई साधन नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो ये सारी वजह हैं। और सोफिया में आप चले जाइए, सोफिया में भी जो है 40-50 जो है राजपूत परिवार रहते हैं, फिर कश्मीरी पंडित भी हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उन्हें फिर भी तवज्जो दी जाती है, वहां के राजपूतों को नहीं है। तो उनका मानना है कि हिंदुओं में भी हम अल्पसंख्यक हो गए हैं, तो हम तो मुसलमान फिर भी वो है, हम तो अल्पसंख्यक पूरी तरह से हो गए। हमारी कोई न सोचने वाला है, न हमारे लिए कोई पैकेज है, न हमारे लिए कोई नौकरी है, न हमारे पढ़ाई के लिए है। उर्दू में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, ऐसे में हम क्या करें। न भाषा मिल रही है। ब्रिटिश हुकूमत ने कश्मीर को जब राजा गुलाब सिंह ने खरीदा था तो आप ये समझिए कि उन्होंने किस तरीके से राजपूत कम्युनिटी को एक पहचान दी थी, लड़ाकों को गांव दिए थे, उनको स्थापित किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम तो लड़े थे इस कश्मीर के लिए और हमने एक कश्मीर बनाया था, लेकिन हमें आज कोई नहीं पूछ रहा है। टारगेट किलिंग में अब तक पिछले 1 महीने में 3 जो है राजपूतों की जान गई है और 3 राजपूतों के मारे जाने के बाद भी उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही, जबकि 1990 में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, कश्मीरी राजपूतों को नहीं मारा गया था। लेकिन अब वो भी टारगेट पर है, क्योंकि अब हिंदू शब्द से भी नफरत। और क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से जाति, धर्म और इन सब चीजों को बंटवारा किया है, उसके कारण हमारी स्थिति यह है कि हम न घर के हैं न घाट के हैं। तो इस हालत में हमें ला करके खड़ा कर दिया है।
तो जिस तरह से बीभत्स घटनाएं हुई, निश्चित रूप से वो निंदा करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ में जो हुआ वो निंदनीय है। चाहे 1990 में जो हुआ वो भी निंदनीय है, और जो अब हो रहा है वो भी निंदनीय। लेकिन वही लोग बताते हैं कि वही मनमोहन सिंह के शासनकाल में एक भी कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया, एक भी जो है राजपूत नहीं मारा गया। लेकिन आज जब हमें कहा जाता है कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, तो हम सब मारे भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और हम भुगतान कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सोचने वाला कोई नहीं है। आतंकियों ने अपना दायरा बढ़ा दिया है, सामाजिक नियमों के खिलाफ जो भी है उसे निशाना बना रहे हैं। कश्मीर की सोशल मीडिया स्टार आमरीन भट्ट को भी इसी वजह से मार दिया गया, क्योंकि वो कट्टरपंथियों के हिसाब से या फिरका परस्तों के हिसाब से नहीं चल रही थी। तो ये जो एक बताते हैं कि उनकी बच्ची जो है गीत गाती थी, तो दहशतगर्दों ने उसे निशाना बना दिया कि 14 साल की बच्ची को मार दिया उन्होंने। कोई धमकी देता है, कोई कुछ करता है, तो ये हालात हैं। तो वो मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, वो राजपूत भी मारे जा रहे हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ कश्मीरी पंडितों की हो रही है, हमारी नहीं हो रही। इस बात का वहां के मुसलमानों में भी दर्द है और वहां के राजपूतों में भी दर्द है। तो इस दर्द को कौन सुनेगा, कौन देखेगा? तो इस बात को समझना होगा। आमरीन का भांजा जिसने अपनी आंखों से घटना होते हुए देखी थी, वो बताता है कि एक गोली लगी, शुक्र है वो बच गया, लेकिन जो है मर गई उसकी बुआ। तो ये हालत है, मौसी मर गई, सॉरी। तो इन सब हालात को आप देखिए और जानिए कैसे जो आंख से देख रहा है उसके मन में क्या होगा। तो लोकतंत्र को बहाल करने में पता नहीं क्या परेशानी है, क्योंकि आतंकी भी नहीं चाहते हैं लोकतंत्र बहाल हो और नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते हैं लोकतंत्र बहाल हो, क्योंकि लोकतंत्र बहाल होगा तो उस स्थिति में चीजें खुलकर आ जाएंगी, सब चीजें सामने आने लगेंगी। तो उससे भी दोनों को दुश्मनी, केंद्र सरकार को भी और आतंकियों को भी, क्योंकि दोनों की सत्ता अपने अपने ढंग से चल रही है। इसी तरीके से है, हिंदी बोलने पर भी अब तमाम सारे प्रतिबंध लगने लगे हैं और तमाम सारी चीजें कही जाने लगी। तो इन सब स्थितियों में देखें तो नागरिकों को मिलिटेंट मारे या फिर उनसे पैसा लाते हैं या कुछ होता है, उनकी इज्जत लूटते हैं। तो आप ये समझिए कि आज हालत ये है कि कहीं से भी लाओ, पैसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो वो स्थिति है। बौखला कारोबारी जो है वो वाटरलू में किसी ने दुकान खोल दी तो उसे मार दिया, सिविलियन की गाड़ी जला दी। अब ये समझिए फ्रूट का सीजन आया तो फरमान पास हुआ कि फ्रूट बाहर नहीं जाएगा, पोस्ट से लेकर बगीचों में तैनात की गई, ड्राइवर को मार दिया गया, बगीचे के मालिक को मार दिया गया। तो यह स्थिति है। तो वहां के नागरिक चाहे मुसलमान हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, दोनों के हाथों मारे जा रहे हैं। वो कभी मारे जाते हैं आतंकियों के हाथ में, और आतंकियों की बात सुन लेते हैं यदि वो डर के कारण, तो हमारे सैन्य बल उन्हें मार देता है। तो अब वो कहां जाएं? वो दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं, उनसे कोई चर्चा करने वाला नहीं है, उनका कोई हाल जानने वाला नहीं, उनकी शिक्षा बर्बाद हो रही है, उनकी सब कुछ है। और इस साल टारगेट किलिंग में जो आप ये देखिए, सिर्फ मई में 16 लोगों की हत्या की गई, 2021 में 25 लोगों की हत्या की गई, 2020 में 36 लोगों की हत्या की गई। तो इस तरीके से ये नंबर कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। 2014 के बाद से लगातार नागरिकों को मारने का सिलसिला बढ़ा है, ना कि घटा है। तो जब इस स्थिति में खड़ा हो तो हम किस बात के लिए कहते हैं एक देश एक विधान, अनुच्छेद 370 खत्म होने से यह हो जाएगा। सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं धारा 370, तो धारा 370 खत्म कर दी, 371 लगा दी। तो कहां से हो गया? नरेंद्र मोदी का शासन आ गया तो क्या हो गया? तो वर्दीधारी गुंडे बन गए। अब स्थिति है कि कौन गुंडा है इसी को पहचानना मुश्किल हो जा रहा है, कौन आतंकी है इसी को पहचानना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि वर्दी वाला भी आके धमकाता है और गैर वर्दी वाला भी आके धमकाता है। दोनों की धमकी के बीच में पिसते हैं और दोनों शोषण करते हैं। तो अब उस शोषण से बचाना, तो शोषण से बचाने की मांग पूरे कश्मीर में खड़ी है।
और कश्मीर का पूरा जो अर्थतंत्र है वो नकली नोटों पे चल रहा है, जो आईएसआई छाप करके भारत में नकली करेंसी को स्थापित कर रही है। उसके अलावा तमाम असलहे आ रहे हैं बॉर्डर के पार से, और उन असलहों से इतने अपराध हो गए, हर एक के लिए खतरा हो गया। उधर दूसरी तरफ देश के अंदर मोहम्मद साहब से लेके जाने कितने मुस्लिम धर्म के ऊपर हमले हो रहे हैं लगातार, और उन हमलों का नतीजा है उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उस नफरत से शिकार नागरिक हो रहे हैं। तो हमें क्यों मरवा रहे हो साहब, यही पूछता है कश्मीर, और यही पूछ रहे हैं कश्मीर के लोग। तो इस दर्द को यदि समझ सके तो कम से कम इस दर्द को समझिए, इसे दूर कीजिए, क्योंकि ये दर्द ही जो है दंश है। आप इस चीज को देखिए कि 1989 तक कश्मीर में कोई समस्या नहीं थी ऐसी। कश्मीर की समस्या जो है 1989 के आखिरी दिनों में पैदा की गई, जब चुनाव की घोषणा, और उसके बाद में उसके बूते सरकार बना ली गई। एक कश्मीरी मुसलमान को, मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुजफ्फरनगर से चुनाव जितवा करके सांसद बना के देश का गृह मंत्री बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन को गवर्नर बना दिया गया, और कश्मीर तबाह होना शुरू हो गया। और होते होते आज यह स्थिति है कि कश्मीर तबाह हो गया है। अब देश तबाह करने की जो है लोगों ने कसम खा रखी है, कहीं ज्ञानवापी के नाम पर, कहीं ईदगाह के नाम पर, तो कहीं कुतुब मीनार के नाम पर, तो कहीं दरगाह के नाम पर, तो कहीं किसी दूसरे नाम पर। रोज बरोज इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन इन्हें न कोई रोकने वाला है, न कोई कहने वाला है। आए दिन सांप्रदायिक दंगे हो रहे हो, चाहे कानपुर का दंगा हो, चाहे खारगोन का दंगा हो, चाहे कसौली का दंगा हो, चाहे जहां के, चाहे दिल्ली का सांप्रदायिक दंगा। आप ये समझिए कि जब देश की प्रधानमंत्री के नाक के नीचे सांप्रदायिक दंगा होता है, उनके अधीन आने वाले, सीधे अधीन आने वाले दिल्ली में दंगा होता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। लोग मरते हैं, मारे जाते हैं, अत्याचार होता है। किस तरीके से कोरोना के दिनों में आपको याद होगा मुसलमान कौम को बदनाम किया गया था कि ये जो है कोरोना बढ़ाने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, लेकिन जांच में आया कि नहीं, उनके कारण तो कोरोना फैला ही नहीं। कोरोना तो फैला ट्रंप के कारण, और ट्रंप की जो जय जयकार करने के चक्कर में पूरा देश कोरोना में हो। सारे आंकड़े मौजूद, देश के लोग कैसे तड़प तड़प के कोरोना में मरे, कैसे क्या स्थितियां हुई, सबको पता है। आज देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, देश का एमएसएमई सेक्टर गर्त में चला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर गर्त में चला गया है, देश महा कर्जदार हो गया है। ऐतिहासिक रूप से इतना कभी कर्ज नहीं था, उतना बड़ा कर्जदार हो गया। अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई है। इसके अलावा सबसे घाटे वाला बजट हो गया है। इन सारी स्थितियों में बेरोजगारी चरम पर है, सब कुछ बर्बादी में है, और उसके बाद भी हम क्या बोलेंगे कि मोदी जी थैंक यू, मोदी जी थैंक यू। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को इंडोर्स कीजिए, बताइए, और सच का सब तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच छिपाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें लगी, लेकिन हम सच बोलेंगे, ये आपसे वायदा करते रहे, फिर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।